दीपक बुर्की साहब का अफसाना है डाइनिंग टेबल। उन्हीं की वर्डिंग बहुत अच्छी है, जुमलों की बंदिश और अक्कासी। तो शुरू करते हैं डाइनिंग टेबल। मोना से मेरी पहली मुलाकात सरला आंटी के डाइनिंग टेबल पर हुई। शुक्र का दिन था। सरला आंटी ने अपनी इकलौती बेटी के जन्मदिन पर बहुत सारे लोगों को मदऊ किया था, जिनमें मेरा भी नाम शामिल था। पार्टी शाम के 6 बजे मुकर्रर थी, ताहम मैं मुकर्रर वक्त पर नहीं पहुंच पाया। इन दिनों कॉलेज में बैडमिंटन के ट्रायल्स हो रहे थे। मैच खत्म होती ही मैं दौड़ता भागता, एक हाथ में जन्मदिन का तोहफा लिए, दूसरे हाथ में बैडमिंटन का रैकेट उठाए, तकरीबन 8:30 बजे सरला आंटी के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर घुसने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। मसलहत कह रही थी कि पार्टी खत्म हो चुकी होगी, इसलिए अंदर जाना मायूब होगा, खास करके जब इसकी फैमिली से मेरी नई नई जान पहचान हुई है। मगर हाथ में दबा कीमती तोहफा अंदर जाने के लिए उकसा रहा था। इसमें शर्माना ही कैसा? इतने सारे रुपये बर्बाद तो ना करोगे? अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए तो चले आओ। इसी कश्मकश में मेरी उंगली कॉल के बटन को दबाने लगी। दरवाज़ा खुला और मैं अंदर दाखिल हो गया। पार्टी कब के ख़त्म हो चुकी थी, सभी मेहमान जा चुके थे। ड्राइंग रूम में अफरा तफरी का आलम था। फर्श पर नीले पीले रिबन, गुब्बारों के चिथड़े, कागज़ के टुकड़े, गिफ्ट पेपर्स और गुत्ते के खाली डब्बे जा बजा बिखरे पड़े थे। अलबत्ता छत से लटक रहे टिश्यू पेपर, फिरेरे और फूले हुए गुब्बारे इस जश्न की तस्दीक कर रहे थे जो 1 आध घंटा पहले वहां मनाया जा चुका था। अलका के हाथ में तोहफा थमाते हुए मैंने माजरत की। जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। अलका ने खामोश मुस्कुराहट बेकर कर मेरा खैर मुकद्दम किया। इसकी क्या जरूरत थी मनोज, हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। सरला आंटी ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा। आंटी आई एम सॉरी। हुआ यूं कि कॉलेज में बैडमिंटन ट्रायल चल रहे थे, आज फाइनल सिलेक्शन था, इसलिए गैर हाजिर रहना बिल्कुल मुनासिब ना था। नेवर माइंड, कम इन। यहाँ तो डिनर की तैयारी हो रही, अब तुम डिनर खा के ही जाओगे। आंटी के लहजे में दरख्वास्त कम और हुक्म ज्यादा था, और इस तहकुमाना लहजे में अपनापन साफ झलक रहा था। फिर मैं इनकार कैसे कर सकता था। आंटी मुझे सीधे ड्राइंग रूम में ले गई। मेरी सहेली और उनके शौहर से मिलो, मृणालिनी और हेमंत गटकर, और वो है उनकी बेटी मोना, आज ही चंडीगढ़ से आए हैं। हेमंत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चंडीगढ़ ब्रांच के मैनेजर हैं और मृणालिनी शी इज फ्रीलांसर। हेमंत और मृणालिनी दोनों खड़े खड़े दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग देख रहे थे। उन्होंने मुड़कर मेरा स्वागत किया। मैंने भी दोनों के साथ बड़े तपाक से हाथ मिलाया। अलबत्ता पुरतजस्सुस निगाहें कहीं और मरकूज हो चुकी थी। मोना डाइनिंग टेबल के एक सिरे पर सिमटी हुई अकेली बैठी थी। इसके चेहरे पर बेबसी, लाचारी और आजिज़ी टपक रही थी। जी में आया कि वहीं जाकर उससे हाथ मिला लूं, मगर इस ख्याल से कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, मुस्कुराहट से ही काम लिया और ख़ुद इसके मद्दे मुकाबिल डाइनिंग टेबल के दूसरे सिरे पर कुर्सी में बैठ गया। मेरी दाएं जानिब अलका और उसके डैडी जगमोहन हुए और बाएं जानिब मोना के मम्मी डैडी। सरला आंटी मेज सजाने में मसरूफ थी, जबकि नौकरानी अंदर किचन में फुलके सेक रही थी। भाई साहब, आज हमारी पार्टी खरी हो गई। हेमंत शर्त हार गए। मृणालिनी खामोशी को तोड़ते हुए जगमोहन से मुखातिब हुई। कौन सी शर्त? जगमोहन ने पूछा। वही पुराना फीड यार, दिन में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था। हेमंत गटकर बात काटते हुए बोले। सभी लोग आपस में इधर उधर की बातें करने में मशगूल थे। एक मोना थी जिसके होठ पहले सिले हुए थे, और दूसरा मैं था जो अपने आप को बिल्कुल अजनबी महसूस कर रहा था। हम दोनों इग्नोर्ड से महसूस कर रहे थे।
मोना अपने ही ख्यालात के समंदर में गुम थी। उसका थका थका वजूद उसको घेरे हुए था। लोग हमेशा अपने अपने दायरों के अंदर ही जिंदगी का ब्लैंकनेस से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने दायरे उधर अलका ने शुरू से ही अपने दायरे को महदूद कर दिया था। मोना को शायद इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी आंखें उसकी हर हरकत का ताक़ुब कर रही हैं। वो हद से ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। इसकी हरकतें धीरे धीरे कम होती गईं, यहाँ तक कि वो एक मोम का मुजस्समा बन गई। गैर शऊरी तौर पर मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। यही कोई 15-16 बरस की लग रही थी। इस महिला की सूरत से मरियम की मासूमियत टपक रही थी। गोल मटोल चेहरा, भरा जिस्म, बरगे गुल ऐसी नर्म नाजुक गुलाबी रुखसारों पर कमसनी की मुहर चश्मा। कभी कभार इन याकुती लबों पर हल्की सी उदासी उभर आती जो दूसरे ही लम्हे काफुर हो जाती। काले घनेरी बाल आबशार की चारों तरफ बदन से मस होकर कांधों पर फैल रहे थे। कुदरत ने इन रेशमी बालों को अजीब ही सी चमक अदा की थी। हल्की सी चर्बी लिए हुए खुशनुमा मुलायम और फरवा बदन इस बात की दलील पेश कर रहा था कि मोना जिस्मानी वर्जिश से परहेज करती है। ऐसे मासूम दिलकश चेहरे देखकर अच्छों का ईमान डोलता है। मैं लगातार मोना का जायजा ले रहा था और इसको अपने शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा था। मुझे ना तो इस बात का एहसास था कि मेरा फेल बदतहजीबी की हदों को छूने लगा था और न ही इस बात की फिक्र थी कि अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो इसका अंजाम क्या होगा। मैं अपनी ही धुन में मस्त था। मोना का रद्द अमल भी कुछ अजीब सा था। कभी उसके गुलफाम चेहरे पर उमंगों का ऐसा सैलाब उमड़ता आता कि मेरे दिल में हसीन चेहरे को बोसा लेने की शदीद ख्वाहिश पैदा होती, और कभी वही चेहरा पीला, मगूम व फिक्रमंद लगता जिसमें कहीं कोई शदीद दर्द पिन्हा था जो मोना की जिंदगी को दीमक की तरह चाट रहा था। कभी उसकी निगाहों में सितारों की सी चमक नमोदार होती और कभी इन्हीं नज़रों में सहराओं की वीरानी छा जाती। कभी उसकी उंगलियों में महबूब के बदन को छूने के लिए इर्तियाश पैदा होता और कभी वही उंगलियां हथेलियों पर उगे हुए नरसलों की मानिंद बेजान दिखाई देती। इसका वजूद मेरे लिए एक मुअम्मा बनता जा रहा था। मोना के बारे में सोचते सोचते मैंने अपनी आंखों के कवाड़ बंद कर लिए। अब मैं मन की आंखों से टटोल रहा था शबाब की दहलीज पर खड़ा चांद का टुकड़ा। इस चांद में कहीं कोई दाग नेहा था। मैंने इस दाग के सबब की टोह लेना चाहिए। कहीं कोई सुराग न मिला। शायद कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम थी या फिर कोई पुराना घाव। खूबसूरत चेहरे पर रंज व अलम की मामूली सी शिकन भी बर्दाश्त नहीं होती। दरी असना सल्ला आंटी ने बिरयानी की प्लेट मेरे सामने टेबल पर रख दी, जिसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। आंखें खुलती ही मेरी नज़रें फिर उसी मरमरी बुत को ढूंढने लगी। मोना ने डाइनिंग टेबल पर दोनों कोहनियाँ टिकाकर हथेलियों का प्याला बनाकर अपने चेहरे को यूं सहारा दिया था मानो कोई कमल का फूल हो। एक्चुअली हमारी गेम का दारोमदार सिर्फ तेंदुलकर पर है। वो टिक जाए तो जीत यकीनी होती है और जल्दी आउट हो जाए तो सारी गेम लुढ़क जाती है। मन्ना नानी के ये फ़िक्रे मुझे साफ साफ सुनाई दिए। मैं हैरान था कि इतनी देर से ये लोग गर्मा गर्म बहस में उलझे हुए थे, फिर क्यों मैं उनकी कोई भी बात सुन नहीं पाया। मनोज भाई, आप कहाँ खो गए हैं? किसकी याद सता रही है? आप तो जब से आए हैं तब से चुप सादे हुए हैं। हेमंत गडकर ने मुझसे मुखातिब हुए। बैडमिंटन कोर्ट में किसी को छोड़कर तो नहीं आए? अरे भाई, आना था, साथ में हम भी सूरत देख लेते। जगमोहन बोल उठे। मन्ना उम्मीद भरी नज़रों से मुझे बदस्तूर देख रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मुंह से एक भी शब्द क्यों नहीं निकल रहा था। कहीं वो गूंगी नहीं तो नहीं? मेरा वहम आहिस्ता यकीन में बदल जा रहा था। सरला आंटी गर्म फुलकों से भरा हॉट केस मेरे मेज पर रख दिया और खुद अलका के बगल में बैठकर गोया हुई।
क्यों बेचारे को सता रहे हो? मनोज वैसे ही कमगो है, वो इन झमेलों में नहीं पड़ता। मोना ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में छुपी सोजिश ने मुझे बेचैन कर दिया। आप इतना खामोश कैसे रह सकते हैं, और वो भी जबकि क्रिकेट के बारे में बहस चल रही हो? मन्नालानी ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। यू नो क्रिकेट इज़ माई फर्स्ट लॉ। इसके बावजूद मुझसे मेरी खामोशी ना छीन सकी। हाँ भाई, सच कह रही है मन्नालानी। वो क्या है कि मुझे भी उसने क्रिकेट फील्ड में ही आउट कर लिया था। हेमंत गडकरी ने बीवी की तायद की। मुझे इन सारी बातें बेमानी और फजूल लग रही थी। मेरा दिल चाहता था कि वो आपस में पहले की तरह उलझे रहें और मैं मोना को देखता रहूं। बहरहाल उनका दिल रखने के लिए जवाबन हूँ हाँ करना ही पड़ा। लेट अस स्टार्ट। सरला आंटी सब्जी का आंटी के नाजुक हाथों में थमाते हुए बोली। एकाएक चमचों, कांटों और प्लेटों की खनखनाहट ने सारे माहौल को बदल डाला। कमरे में कई तरह की खुशबू फैल गई। धीरे धीरे इस खनकार में बाकी सारी आवाज़। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।